इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत ज़रूरी बी विटामिन्स पर बात करने वाले हैं, B2 और B3। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये हैं क्या और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। बिल्कुल। देखिए, ये दोनों विटामिन असल में हमारे शरीर के एनर्जी सिस्टम के, आप कह सकती हैं, पावर हाउस हैं। पावर हाउस। अच्छा। हाँ। B2 मतलब राइबोफ्लेविन, वो FAD और FMN बनाने के लिए ज़रूरी है। ये खास मॉलिक्यूल हैं जो ऊर्जा बनाते हैं। FAD और FMN, ठीक है। और वहीं B3 यानी नियासिन, वो NAD और NADP बनाने में मदद करता है। और ये न सिर्फ एनर्जी के लिए बल्कि DNA रिपेयर जैसे कामों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों ही एनर्जी से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से समझिए कि ये शरीर की बैटरी चार्ज रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो फिर B2 से ही शुरू करते हैं। राइबोफ्लेविन, आपने कहा FAD और FMN, ये कोफैक्टर्स हैं। इनका असली काम क्या है? जी हाँ, ये कोफैक्टर्स हैं। इनका काम है शरीर में होने वाली कई जरूरी केमिकल रिएक्शंस को करवाना, खासकर वो जो ऊर्जा पैदा करती हैं, जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये औजार जैसे हैं जो खाने से एनर्जी को अनलॉक करते हैं। जैसे TCA साइकिल में जो सेल का मेन एनर्जी प्लांट है, उसमें इनका बड़ा रोल है। और इससे कितनी एनर्जी मिलती है अंदाजन? FAD से जो एनर्जी मिलती है वो करीब करीब 2 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होती है। ATP तो आप जानते ही हैं, शरीर की एनर्जी करेंसी। हाँ, ATP समझ गया। और अगर मान लीजिए किसी में B2 की कमी हो जाए तो पता कैसे चलेगा? क्या लक्षण होंगे? देखिए, B2 की कमी को कहते हैं एरिफ्लेवेनोसिस। इसके लक्षण अक्सर चेहरे पर दिखते हैं, खासकर मुंह के आसपास। मुंह के पास? जैसे होंठों का सूखना, पपड़ी जमना या फिर किनारों का फटना, उसे कीलोसिस कहते हैं। कीलोसिस, ओके। आंखों में भी दिक्कतें हो सकती हैं। आंखों में किस तरह की? जैसे कॉर्निया में नए खून की नसें बनने लगती हैं। इसे कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन कहते हैं। अच्छा। ये असल में शरीर का एक तरीका है उस जगह पोषक तत्व पहुंचाने का जहां कमी है। अच्छा। तो याद रखने के लिए आप B2 के 2 C's सोच सकते हैं, किलोसिस और कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन। कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन, ठीक है, ये याद रहेगा। अब आते हैं B3 पर, नियासिन। इसका क्या रोल है एनर्जी में? नियासिन भी बहुत जरूरी है। ये बनाता है NAD और NADP। ये भी कोएंजाइम्स हैं जो सैकड़ों मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आते हैं, जिनमें एनर्जी प्रोडक्शन तो है ही। NAD से जो एनर्जी मिलती है वो B2 वाले FAD से थोड़ी ज्यादा होती है, करीब 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर। ओह, 3 ATP, इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारा शरीर ट्रिप्टोफैन नाम के एक अमीनो एसिड से भी थोड़ा नियासिन बना सकता है। सच में? खुद से। हाँ, पर इस प्रोसेस के लिए भी विटामिन B2 और B6 की जरूरत पड़ती है। तो देखिए कैसे ये सब पोषक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है, सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। बिल्कुल। वैसे मेडिकली नियासिन का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल सुधारने के लिए भी किया जाता है। ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी HDL बढ़ाता है और बुरा वाला VLDL या LDL कम करता है। अच्छा, ये दवा के तौर पर भी काम आता है। तो फिर इसकी कमी तो यकीनन गड़बड़ करेगी। क्या होता है अगर B3 कम हो जाए? हाँ, अगर इसकी गंभीर कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे पेलाग्रा कहते हैं। पेलाग्रा? जी, ये अपने 3 Ds के लिए जानी जाती है। 3 Ds? हाँ, डायरिया यानी दस्त, डिमेंशिया जिसमें याददाश्त की समस्या से लेकर मतिभ्रम तक हो सकता है, और डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा की समस्याएं। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, बाप रे। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? इसमें खास तरह के रैश होते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, खासकर शरीर के उन हिस्सों पर जो धूप में रहते हैं। जैसे गर्दन के चारों ओर एक हार जैसा निशान बन जाता है, जिसे कैसल नेकलेस कहते हैं। त्वचा काली पड़ सकती है, मोटी हो सकती है। कैसल नेकलेस, ये नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, दिखता वैसा ही है। और ये पेलाग्रा सिर्फ खाने में कमी से नहीं होता, कुछ और वजहें भी हो सकती हैं। जैसे एक जेनेटिक बीमारी है, हार्टनप रोग। उसमें ट्रिप्टोफैन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। और कुछ दवाएं भी हैं जैसे आइसोनियाजिड, जो TB के इलाज में इस्तेमाल होती है, वो भी नियासिन के काम में बाधा डाल सकती हैं और पेलाग्रा जैसे लक्षण पैदा कर सकती हैं। ओह, मतलब दवाएं भी असर कर सकती हैं। ये 3Ds तो सुनने में ही बहुत गंभीर लग रहे हैं। पर क्या नियासिन ज्यादा लेने से भी प्रॉब्लम होती है,
जैसे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा नियासिन लेने के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। खासकर सप्लीमेंट्स से क्या होता है? सबसे आम है चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से में तेज जलन और लाली आना, जिसे फ्लशिंग कहते हैं। ये बड़ा असहज हो सकता है। फ्लशिंग सुना है। और ये हिस्टामाइन की वजह से नहीं, बल्कि प्रोस्टैग्लैंडिन नाम के केमिकल्स की वजह से होता है। इसके अलावा ज्यादा नियासिन ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड शुगर बढ़ी। हाँ, और यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ सकता है, हाइपरयूरेसीमिया। इससे गाउट जैसी दिक्कतें होने का खतरा बढ़ जाता है। बाप रे, मतलब ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, संतुलन जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो B2 और B3 दोनों ही हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी है। और एक कनेक्शन भी बड़ा दिलचस्प है कि B3 बनाने के लिए शरीर को B2 की भी मदद चाहिए होती है। एकदम सही कहा आपने। ये हमारी एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में एक टीम की तरह काम करते हैं। और जैसा हमने बात की, इनकी कमी के लक्षण भी काफी साफ होते हैं, चाहे वो मुंह पर हो, त्वचा पर या फिर नर्वस सिस्टम से जुड़े हों। ये संकेत हमें बताते हैं कि शरीर में शायद कोई पोषक तत्व कम है, और इन लक्षणों को समझना किसी भी न्यूट्रिशनल कमी को जल्दी पकड़ने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो इस बातचीत से B2 और B3 की भूमिका काफी हद तक साफ हो गई है। अगर हम मुख्य बातें दोहराएं तो B2 एनर्जी अनलॉक करने में मदद, करीब 2 ATP। कमी के लक्षण मुंह और आंखों पर दिखते हैं, वो 2 Cs। हाँ, किलोसिस और कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन। सही। और B3 ये भी एनर्जी देता है, थोड़ा ज्यादा, करीब 3 ATP, और DNA रिपेयर में भी मदद करता है। कमी से पेलाग्रा, वो 3 Ds। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। सही। और अधिकता से फ्लशिंग और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि इनका आपस में और दूसरे पोषक तत्वों जैसे ट्रिप्टोफैन से गहरा रिश्ता है। इस सब पर सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। जैसे कुछ दवाएं हैं, आइसोनियाजिड का हमने जिक्र किया, जिनका इस्तेमाल काफी आम है। ये दवाएं लोगों के विटामिन B3 लेवल पर कैसा असर डाल सकती हैं, खासकर तब भी जब उनका खान पान ठीक ठाक हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है।